हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध तथा फलन को स्टार्ट करने वाले हैं पूरी एनर्जी के साथ। एकदम बेसिक से, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आता है। 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सारी चिंताएं, सारी दिक्कतें मुझ पर छोड़ दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लास 11th में कुछ स्टेप्स आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे कि उपसमुच्चय, समुच्चय, इन थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ों को जिनकी इस में ज़रूरत है, इस चैप्टर में ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले जितने भी नियम कानून हैं, उनको समझने में ज़रा सी भी तकलीफ ना हो आप लोगों को। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समझ लो कि उपसमुच्चय क्या है, क्योंकि इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उपसमुच्चय को समझ लेते हैं। उपसमुच्चय क्या है, देखो, मान लो कोई समुच्चय दिया गया। अभी समुच्चय का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो एक समान गुण रखती हूँ, वो समुच्चय में आती हैं। मान लो कि हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं कितने, 1 2 10 तक, मान लो 3, कितने तक है, 10 तक। ये एक समुच्चय हो गया, और इस समुच्चय को मान लेते हैं ए। ये एक समुच्चय हो गया। तो इसमें उप समुच्चय, अब मान लो 10 तक की संख्याओं में से हमारे पास कोई दूसरा समुच्चय बी क्या हो, जिसमें हमारे अवयव हैं 1 2 3 4, ऐसे अवयव हों। अब दोस्तों यहाँ समझना आपको क्या है, कि ये जो चार अवयव दिख रहे हैं समुच्चय बी में, ये सारे अवयव समुच्चय ए में पहले से हैं। यानी 1 से 10 तक के सारे जितने भी अवयव हैं किसमें, समुच्चय ए में हैं, और इसमें सिर्फ चार हैं। तो ये चार समुच्चय ए में हैं और ए से मिल रहे हैं। इसमें कम ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मान लो 1 2 3 4 जो है, ये क्या है, ये बी उप समुच्चय होगा किसका, ए का। यानी ए का उप समुच्चय क्या होगा, बी होगा। बी सबसेट, बी सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया है कि उप समुच्चय क्या बला है। उप समुच्चय, मान लो कोई समुच्चय ए है और उसमें कुछ अवयव हैं, और उस उन अवयवों में से कुछ अवयव समुच्चय बी में, तो जो बी है वो ए का उप समुच्चय होगा। समुच्चय ए का बी उप समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की कहानी थी उप समुच्चय की। थोड़ा थोड़ा सा बताते चलेंगे जो 11th में था। तो तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्रमित युग्म को, सीखते हैं कि क्रमित युग्म क्या चीज है। क्रमित युग्म, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2 और 4। इन दोनों संख्याओं को अगर हमने फिक्स कर दिया कि 2 पहले ही रहेगा, 4 बाद में ही रहेगा। अगर दोनों अवयवों को हमने फिक्स कर दिया और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये हो गया क्रमित युग्म। दो अवयव जिनका हमने क्रम सुनिश्चित कर दिया कि पहले कौन रहेगा और बाद में कौन रहेगा, इस प्रकार का युग्म क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। और इसको हम ब्रैकेट में अंदर रखते हैं। तो ये हो गया ब्रैकेट युग्म। एक ऐसा युग्म, चाहो तो लिख लो, एक दो अवयवों का ऐसा युग्म जिनके स्थान निर्धारित कर दिए गए हों,
क्रमित युग्म कहलाते हैं। कहलाते हैं ए कॉमा बी, इस प्रकार से। तो ये तो दोस्तों थी कहानी क्रमित युग्म की, यानी कि दो ऐसे अवयव जो ब्रैकेट में हो और उनका स्थान निर्धारित कर दिया गया हो, सुनिश्चित कर दिया गया हो, क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन को सीखते हैं, क्योंकि आगे का जो संबंध हम सीखने वाले हैं वो कार्तीय गुणन से ही रिलेटेड है। कार्तीय गुणन से ही सारे संबंध निकल कर आते हैं। तो इसको समझना ही अपने आप में एक जीत है। तो दोस्तों समझते हैं कि कार्तीय गुणन क्या है। कार्तीय गुणन, अब हम समझ लिए हैं कि समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है। अब हम समझते हैं कार्तीय गुणन को। तो देखो, कार्तीय गुणन, मान लो हमारे पास समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अवयव हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो अवयव हैं, ए में मान लो 1, 2 और 3 तीन अवयव हैं, और बी में मान लो ए और बी दो अवयव हैं। अब इनका जो कार्तीय गुणन होता है, इनका जो कार्तीय गुणन जिसको हम कहते हैं, अभी तक हम लोग क्या करें, सिंपल से संख्याओं का गुणा करते आए हैं। अब हम समुच्चय का गुणन करेंगे और उसी को हम कहेंगे कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन के हिसाब से किस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लो कार्तीय गुणन हमें करना है ए से बी में, और इसको दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो इसके जो भी अवयव हैं, समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके गुणा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, इस तरह से 1, A, और हम इनको क्रमित युग्मों के अंदर रखते हुए चलेंगे। 1, A, फिर 1 का B में 1, B, इस तरह से। फिर 2 को लेंगे, 2 को A के साथ 2, A, फिर 2 का B के साथ 2, B, फिर 3 को A के साथ 3, A, फिर 3 को B के साथ। इस तरह से हम जब गुणा कर देंगे, यानी कि अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के साथ इस तरह से हम अगर गुणा कर दें तो ये कहलाता है कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन ए से बी, क्या कहोगे, कार्तीय गुणन ए टू बी, ए से बी। और या इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी से। ये हो गया कार्तीय गुणन। अगर इसी प्रकार से अगर हमें कार्तीय गुणन करना है बी से ए, यानी बी क्रॉस ए, तो ये नहीं होगा। बी क्रॉस ए का अपना अलग ही एक फंडा है। बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए यानी बी से ए में करना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना। कैसे, अभी हम ए से बी आ रहे थे, अब हम बी से ए जाएंगे, यानी पहले जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा और बाद में 1। फिर ए का 2 के साथ A, 2, ए का 3 के साथ A, 3, फिर बी का 1 के साथ, फिर बी का 2 के साथ, फिर बी का 3 के साथ। तो इस तरह से जो निकल के आया है वो है बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यही था दोस्तों हमारा कार्तीय गुणन। इस प्रकार से हम कार्तीय गुणन करते हैं किन्हीं दो समुच्चयों का। अब बात करते हैं एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन। एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन कैसे होगा, तो देखो, अगर हमारे पास समुच्चय सिर्फ ए दिया गया है, कैसे 1, 2, 3, तो एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन कैसे होता, तो उसको हम बोलते हैं ए क्रॉस ए। इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस ए, यानी इसका स्वयं से ही गुणा, इस समुच्चय का स्वयं से ही गुणा। तो क्या करेंगे,
अब इसमें हम लिख लेंगे 2 बार, समुच्चय ए को 2 बार लिख लेंगे और इनका सेम पैटर्न के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे इसमें करते थे वैसे इसमें करेंगे। तो इसमें क्या निकल के आएगा, 1,1, फिर 1 का 2 के साथ 1,2, फिर 1 का 3 के साथ 1,3, फिर 2 का 1 के साथ 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3 का 1 के साथ 3,1, 3,2, 3,3। इस प्रकार से जो गुणन निकल के आएगा ये क्या है, एक समुच्चय पर गुणन। यदि कभी भी हमें संबंध, अब इसकी आवश्यकता आगे पढ़ने वाली है कि जब हम संबंध पढ़ेंगे तो एक समुच्चय पर संबंध हमको निकालना पड़ेगा। तो ये था एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन। तो एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन इस प्रकार से किया जाता है कि उसी समुच्चय के अवयवों को उसी समुच्चय के अवयवों से हम गुणा करते हैं, वो होता है एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस ए, और ये है ए क्रॉस बी इस प्रकार से। ये है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में क्या होता है कि हम समुच्चय बी के अवयवों को पहले रखते हैं, समुच्चय ए के अवयवों को बाद में रखते हैं। ए क्रॉस बी में समुच्चय ए के अवयवों को पहले रखते हैं, बी के अवयवों को बाद में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्तीय गुणन को हम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमारा यहाँ से यानी कि संबंध से इस टॉपिक से अब हम 12th में आए हैं। अब इस टॉपिक से 12th की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का जो भी कॉन्सेप्ट था ये सब 11th का था, और बेसिक जो आपको जानना चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है जो आगे इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। दोस्तों संबंध, अब ये संबंध जैसे हम लोग अभी अपने जीवन में क्या है, माँ बाप का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन, बाप बेटा, माँ बेटा, ये सारे संबंध सीखते हैं। अब हम सीखते हैं इस गणित के संबंध को। गणित में संबंध का क्या मतलब होता है उसको सीखते हैं। तो दोस्तों अभी अभी जो हमने सीखा है कि जो कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, इसको हमने सीखा है। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अभी उप समुच्चय क्या बोला है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय क्या बोला है, तो इसको हम समझते हैं किस प्रकार से। देखो मान लो समुच्चय ए है, समुच्चय बी है हमारे पास। इस प्रकार से समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3, समुच्चय बी के अवयव हैं ए और बी। अब यहाँ पर हम कार्तीय गुणन करें तो कार्तीय गुणन क्या निकल कर आता है, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। इस तरह से हमारा कार्तीय गुणन निकल कर आता है समुच्चय ए से बी में, यानी कि ए क्रॉस बी। अब हम क्या कहें, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय को हम संबंध कहते हैं। मान लो हमारे पास कुछ अवयव इस प्रकार हैं कि 1, A, 2, A, 2, B, 3, A, 1, B। इस तरह से कोई हमारे पास ग्रुप है, कोई संबंध है, या कह सकते हो कोई समुच्चय है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कोई समुच्चय है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि इस समुच्चय में क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का ये समुच्चय क्या है, उप समुच्चय है, क्योंकि इसके सारे अवयव, सारे क्रमित युग्म ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों से मिल रहे हैं। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में
कुछ क्रमित युग्म ज़्यादा ही हैं और इसके सारे क्रमित युग्म किससे मिल रहे हैं? ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों से, यानी समुच्चय ए क्रॉस बी से मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आर संबंध है और ये जो संबंध है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का है। ये जो आर है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, ये एक संबंध है। तो इसी को हम कहते हैं ये संबंध है। और ये किसका सबसेट होता है? ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और उसको इस प्रकार लिखते हैं कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यही संबंध कहलाता है। तो यहाँ तक की जर्नी होती है संबंध की। अब यहाँ से समझ चुके हैं कि संबंध क्या चीज़ है। अब हम ये समझते हैं कि संबंध कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक समुच्चय पर संबंध किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो अभी भी हमने जब सीखा था कि एक समुच्चय पर कार्तीय गुणन किस प्रकार निकालेंगे, वही चीज यहाँ पर है कि एक संबंध पर, एक समुच्चय पर संबंध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक समुच्चय पर संबंध किस प्रकार दिया होगा कि वहाँ पर एक ही समुच्चय आपको दिया रहेगा। समुच्चय ए मान लो दिया गया है तो समुच्चय ए ही दिया जाएगा और इसी पर हमें संबंध निकालना होगा। तो इसी का हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए, यानी पूरा जो मतलब है बी की जगह भी हम ए को ही रखेंगे। बस इतना ऐसा ही है इसमें कि जैसे हम ए क्रॉस बी को एक कार्तीय गुणन कर रख के और ये संबंध निकालते हैं, वैसे ही अगर हमें एक समुच्चय दिया गया है तो एक समुच्चय उसी को दोनों जगह रखते हैं। एक बी की जगह भी रखते हैं और ए की जगह भी रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उस पर संबंध निकालते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा बेसिक सा सिस्टम है। अब हम बात करें संबंध का प्रांत, संबंध का परिसर और संबंध का सहप्रांत। तो संबंध का प्रांत क्या होता है, संबंध का परिसर क्या होता है, संबंध का सहप्रांत क्या होता है, बहुत ही डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से भाषा से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रांत क्या होता है। प्रांत, अब ये समझ लो जो हमारा संबंध आर है उसमें जितने भी अवयव हैं कौन कौन से हैं? 1, A, 2, B। तो इस अगर संबंध का कहें, इस संबंध का प्रांत क्या होगा? इस संबंध का प्रांत की बात करें तो इस संबंध के सभी प्रथम अवयव क्या होंगे? संबंध का प्रांत होंगे। इस संबंध का प्रांत होंगे। प्रथम अवयव से मतलब है ये वाले। प्रथम क्या है? 1, दूसरे में क्या है? 2, तीसरे में क्या है? 3। तो ये 1, 2 और 3 ये क्या होंगे? ये संबंध का प्रांत होंगे। ये संबंध के प्रांत होंगे। अब बात करें अगर हम परिसर की, तो इसके द्वितीय अवयव यानी कि द्वितीय अवयव इस संबंध के क्रमित युग्मों के सारे द्वितीय अवयव क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। जैसे ए दिया गया है फिर बी दिया गया, तो ए और बी क्या है? ए और बी है परिसर। ए और बी को हम क्या बोलेंगे? परिसर। तो ये क्या हो गए? ये संबंध के परिसर हो गए। संबंध के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों को हम कहते हैं परिसर तथा संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के समुच्चय को हम कहते हैं प्रांत। तो इसको चाहो तो लिख भी लो इस प्रकार से कि किसी संबंध के प्रांत किसी संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय
प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है। अब बात करें हम परिसर की, तो बात कर लेते हैं परिसर की। तो परिसर में क्या आता है? तो परिसर होगा कि किसी संबंध के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। तो ये तो कहानी थी परिसर और प्रांत की, यानी कि परिसर संबंध R, परिसर संबंध R बराबर क्या होगा? A, B, A, B, A, B। और प्रांत क्या होगा? प्रांत संबंध R का प्रांत क्या होगा? 1, 2, 3। इस प्रकार से परिसर और प्रांत यहाँ पर हमको समझ में आ गया। एक चीज तुम्हारी बची है, वो है सह प्रांत। तो उसको भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। पहले इतनी नोट कर लो। अब समझते हैं सह प्रांत। देखो, मान लो हमारे पास कोई समुच्चय A और B है, A और B है, समुच्चय A और B है। A के अवयव हमने 1, 2 और 3 ये माने थे, और B के अवयव हमने क्या लिए थे? A, B। अभी तो हमारे संबंध में इन तीनों और इन दोनों का वर्णन हुआ, तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो। अब मान लो हमारे पास संबंध इस प्रकार है कि समुच्चय A में A, B, C, D कितने अवयव हैं? 4। और A में कितने हैं? 4। ऐसा ही मान लो A में समुच्चय कितने, A में अवयव कितने हैं? 4। B में है 4। इसमें 1, 2, 3, 4 और उसमें भी ABCD। इस प्रकार से तो अगर हमारे पास संबंध क्या था? संबंध ऐसा हो, संबंध क्या हो कि संबंध R इस प्रकार हो कि 1, B, A, 1, B। तो अगर इसके अगर हम प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत क्या है? 1। और इसके परिसर की बात करें तो परिसर क्या है? A, B। लेकिन अगर इसके सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत पूरा समुच्चय B क्या होगा? सह प्रांत होगा। देखो यहाँ पर प्रांत परिसर, बस इतना ही तुम्हें समझना है। प्रांत और परिसर, प्रांत में वो एलिमेंट होंगे जो हमारे संबंध के क्रमित युग्मों के पहले होंगे, पहले अवयव होंगे वो प्रांत होंगे, द्वितीय अवयव जो होंगे वो परिसर होंगे। लेकिन सह प्रांत थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि पूरा का पूरा समुच्चय B क्या होगा? सह प्रांत होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि सह प्रांत बराबर समुच्चय B, सह प्रांत बराबर 1 A, B, C, D। ये सारे के सारे अवयव सह प्रांत में आते हैं। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक चीजें जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि सह प्रांत और परिसर में कभी मिस्टेक ना हो, इस वजह से कि प्रांत क्या होगा?
प्रांत होगा संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव प्रांत कहलाएंगे, संबंध के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव परिसर कहलाएंगे, और पूरा का पूरा समुच्चय भी यानी दूसरा समुच्चय क्या कहलाएगा, सप्रांत कहलाएगा। ये मानकर चल लो आप लोग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास संबंध दिया होगा तो उसके द्वितीय अवयव जिस समुच्चय में होंगे वो पूरा का पूरा समुच्चय क्या होगा, सप्रांत होगा। तो आज हम समझने वाले हैं संबंधों के प्रकार। तो यहाँ तक कि सभी लोग सिर्फ 3 संबंध आप लोगों को पढ़ा देते हैं, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध, जो कि हमारे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 3 संबंध और हैं, एक है रिक्त संबंध, एक है सार्वत्रिक संबंध, एक है तत्समक संबंध। इन सारे संबंधों की बात हम करेंगे इस लेक्चर में या फिर जो भी रह जाएगा अगले लेक्चर में, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले संबंधों के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम फलन प्रवाद करेंगे और फलन वाली एक्सरसाइज तब कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि संबंधों के प्रकार संबंध कौन कौन से होते हैं। पहला है रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा है तत्समक संबंध, चौथा स्वतुल्य संबंध, पांचवा सममित, और छठा है संक्रामक संबंध। इसको संक्रामक भी कहते हैं, संक्रामक संबंध। तो ये हमें 6 संबंधों के बारे में पढ़ना है, 6 संबंधों को बारे में जानना है। हालांकि ये 3 संबंध हमारे क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्या आता है स्वतुल्य, सम्मित संबंध तथा संक्रामक संबंध, और एक चीज और हमें पढ़नी है जिसको कहते हैं तुल्यता संबंध। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की कहानी रिक्त संबंध से स्टार्ट करते हैं और रिक्त संबंध को समझते हैं कि रिक्त संबंध क्या चीज है और इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे समझेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी संबंध को जांचने के लिए किस प्रकार से कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं, यानी कि वो सारे स्टेप भी बताएंगे जिस स्टेप से हम इन संबंधों को निकाल सकते हैं, इन संबंधों की जांच कर सकते हैं कि कौन सा संबंध है या कौन सा संबंध नहीं है। तो देखते हैं रिक्त संबंध के बारे में, समझते हैं रिक्त संबंध क्या है। रिक्त संबंध यानी कि नल सेट, नल रिलेशन, ऐसे कर लो, नल रिलेशन यानी कि इसमें कोई भी संबंध ना हो, वो रिक्त संबंध। अब रिक्त चीजें समझते हो, जिसमें कुछ ना हो वो रिक्त होता है। अब मान लो इस प्रकार का संबंध हो तुम्हारे पास, तुम्हें एक समुच्चय ए दिया गया है, किस प्रकार 1 2 3 4 5, ये हमारे पास संबंध है। ये हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है। और संबंध किस प्रकार दिया गया, संबंध आर इस प्रकार है कि a, b सच दैट a माइनस b बराबर 6। ये एक संबंध हमको दिया गया है। अब इस संबंध, अब ये तो a to a संबंध है, मतलब एक ही समुच्चय दिया। यही बात मैं समझा रहा था आप लोगों को कि एकल समुच्चय से बना संबंध आपको ज्यादातर आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास ए संबंध है, यानी कि कौन सा
कार्तीय गुणन होगा ए टू ए से। अब यहाँ से संबंध निकल के आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझो कि हमारा जो संबंध है वो आर किस प्रकार से है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6। तो ऐसे दो अवयव लेने हैं जिनको आपस में माइनस कराओ तो 6 आए, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा संबंध है ही नहीं, ऐसे दो अवयव है ही नहीं जिनको आपस में हम माइनस करा दें तो 6 आए। 1 को 2 से कराओगे 1 आएगा, 3 को 2 से कराओगे 1 आएगा, 4 को 1 से कराओगे 3 आएगा, 5 को 1 से कराओगे तो 4। यानी मैक्सिमम संख्या से अगर हम माइनस कराते हैं, 5 से भी अगर 1 का माइनस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 4। यानी ये जो रिलेशन है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ये जो रिलेशन है पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो क्या, यानी कि हमारे रिलेशन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। यानी ये कैसा रिलेशन होगा, बिल्कुल नल रिलेशन होगा, यानी रिक्त रिलेशन होगा। इसमें कोई भी संबंध के अवयव आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई संबंध ही नहीं बन रहा है कि a माइनस बी बराबर 6 हो। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ऐसे क्या प्रदर्शित करेंगे, इसमें है ही नहीं कुछ तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये संबंध क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाएगा। आई होप कि रिक्त संबंध आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास समुच्चय ए 5 और 7 है। समुच्चय ए किस प्रकार है, 5 और 7 है। समुच्चय ए 5 और 7 है और दूसरा समुच्चय है 9 और 13। बी है 9 और 13, दो समुच्चय हैं। और संबंध किस प्रकार से, संबंध इस प्रकार से है कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी, या फिर ऐसे कर लो b माइनस a एक सम संख्या। इस प्रकार से हमारा संबंध है। और यहाँ पर जो a है वो रिलेशन किससे, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। यानी कि जो a है ये किससे संबंधित रहेगा, a वाले से, और b जो है वो किससे संबंधित रहेगा, समुच्चय b से। अब देखते हैं b माइनस a एक सम संख्या है, ये हमारा संबंध है। सॉरी यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ पर विषम है, विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये संबंध बनेगा या फिर नहीं। अब देखो b माइनस है r बराबर b माइनस है, 9 में 5 घटाओगे, 9 में 5 घटाओगे क्या आएगा, 4 आएगा। क्या होगा, सम संख्या होगी। 13 में भी अगर 5 घटा दोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, सम संख्या आएगी। 9 में 7 घटा दोगे 2 आएगा, यानी एक सम संख्या आएगी। विषम संख्या पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये संबंध इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, एक रिक्त संबंध होगा। कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ लो कि जिसमें कोई संबंध हो ही नहीं, कोई संबंध ना हो, जिस संबंध में एक भी क्रमित युग्म ना हो, एक भी अवयव ना हो, वो संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। तो दोस्तों आज तक की जर्नी आपके साथ हमारी यहीं तक थी। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दूसरे वीडियो में जितने भी संबंध अभी बाकी रखे हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्वतुल्य क्या है, संक्रामक क्या है, सममित संबंध क्या है, और तुल्यता संबंध में कितने संबंध आते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें, और आपके लाइक से हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी समय इसी वक्त यहीं पर।
क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 1 संबंध तथा फलन के लेक्चर नंबर 2 पर। जय हिंद दोस्तों।